Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Theatre of Education. आई एम योर इंस्ट्रक्टर सैयद अब्दुल मोहित शाह। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबके इल्म में होगा कि एफपीएससी के थ्रू जो सीटें अनाउंस हुई हैं, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चर एजुकेशन, सीनियर एलिमेंट्री टीचर, तो उसका पहला जो हिस्सा है सिलेबस का जो टॉपिक था टीचिंग प्रोसेस एंड स्ट्रेटजीज़, इसको हम कवर कर चुके हैं। उस पे जो मोस्ट रिपीटेड 100 क्वेश्चंस थे, इसको हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब उस अकॉर्डिंग टू द एफपीएससी सिलेबस अब टॉपिक नंबर 2 हमारे पास है एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। इसके भी 100 एमसीक्यूज़ हैं। पहली वीडियो में हम 50 एमसीक्यूज़ समझने की कोशिश करेंगे और फिर 50 जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पहले नंबर पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स इज़। रूल के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट को नंबर देना, ठीक है, नंबरिंग देना। तो नंबरिंग का ताल्लुक हमेशा मेजरमेंट से होता है, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है। जब भी मेजरमेंट की बात आती है तो हमारे जहन में क्वांटिटी आनी चाहिए, नंबरिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो मेजरमेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द वैल्यू जजमेंट मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड। मेजरमेंट के ज़रिए जब हम कोई डेटा हासिल करते हैं और उसके ऊपर जब हम फिर उसकी वैल्यू की जजमेंट करते हैं तो वो जजमेंट क्या कहलाती है? तो वो जजमेंट कहलाती है एवैल्यूएशन। उसे कहते हैं एवैल्यूएशन। जो क्वांटिटी क्वालिटी दोनों को चेक करके आखिरी वैल्यू जजमेंट इससे हम देते हैं। जब हम मतलब पास, फेल, एक्सीलेंट, पुअर, गुड, इस तरह की जब हम रैंकिंग देते हैं तो ये इवैल्यूएशन होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है इन द एजुकेशनल प्रोसेस असेसमेंट इज़ यूज्ड टू। असेसमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? असेसमेंट असल में इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा होता है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है और मेजरमेंट के ज़रिए जब हम डेटा हासिल करते हैं तो फिर उस डेटा को हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जांचते हैं, देखते हैं, परखते हैं। उसके बाद तब जाके कहीं आखिर में इवैल्यूएशन होती है। और मेजरमेंट के लिए डेटा हम कहाँ से हासिल करते हैं? मेजरमेंट के लिए हम डेटा टेस्ट के ज़रिए हासिल करते हैं। टेस्ट एक टूल होता है जिसके ज़रिए हम किसी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और वो डेटा गैदर करते हैं, हासिल करते हैं। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखते हैं, किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में उनकी परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं, वो डेटा हासिल करते हैं। उसके बाद वो फिर मेजरमेंट की कैटेगरी में आता है। फिर इसको असेसमेंट करते हैं, इसके एंड द लास्ट हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, आखिरी फैसला करते हैं, जजमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच हैज़ द वाइडेस्ट स्कोप। स्कोप में वाइडेस्ट कौन सा है? तो सबसे स्कोप में जो वाइडेस्ट है वो एवेल्यूएशन है। उसके बाद हमारे पास आता है असेसमेंट, फिर मेजरमेंट और लोवेस्ट जो है वो टेस्ट है, ठीक है। अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं कि टेस्ट, मेजरमेंट और असेसमेंट और एवेल्यूएशन में क्या फ़र्क है। तो एवेल्यूएशन ब्रॉडर सतह है ये, ठीक है, ये बहुत ब्रॉडर होता है क्योंकि टॉप पे होता है ये। असेसमेंट में हम डेटा इंटरप्रेट करते हैं, मेजरमेंट्स के ज़रिए हम नंबरिंग जो है वो शोकते हैं मेजरमेंट में, और टेस्ट के ज़रिए फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं और वो डेटा फिर मेजरमेंट के लिए जाता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है अ टेस्ट इज़ अ स्पेसिफिक यूज टू मेजर अ सैंपल ऑफ बिहेवियर। टेस्ट क्या होता है? एक टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं अ सैंपल ऑफ बिहेवियर। किसी रवैये के सैंपल को हम उससे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एवेल्यूएशन यूज टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस। एवेल्यूएशन इस्तेमाल होता है लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन के दौरान, यानी कि पढ़ाई के दौरान। तो उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट।
क्वेश्चन नंबर 7 है द प्राइमरी पर्पस ऑफ समेटिव एवेल्यूएशन इज। समेटिव एवेल्यूएशन का बुनियादी मकसद क्या होता है? वो यही होता है सर्टिफिकेशन एंड ग्रेडिंग जब हम देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है टू चेक द एंट्री बिहेवियर और प्रीयर नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट वी यूज़, यानी कि किसी भी बिहेवियर को चेक करना, ठीक है। इसलिए चेक करना कि वो जिस जगह जा रहा है या एडमिशन ले रहा है तो उसका प्रीवियस नॉलेज जो है किसी स्टूडेंट का हम वो चेक करते हैं, ठीक है। एंट्री के लिए जब वो एंट्री कर रहा होता है, एंट्री मतलब एंट्री टेस्ट भी कह सकते हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए आप कहें या किसी स्कूल के लिए जब आप एंट्री टेस्ट लेते हैं तो उसे कहते हैं प्लेसमेंट एवेल्युएशन या प्लेसमेंट असेसमेंट भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ अ स्टूडेंट कंसिस्टेंटली फेलिंग इन मैथमेटिक्स द टीचर शुड कंडक्ट। अगर कोई टीचर स्टूडेंट कंसिस्टेंटली तसलसल के साथ फेल हो रहा है मैथमेटिक्स में तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो टीचर क्या करता है इस दौरान? कौन सी असेसमेंट करता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट करता है, क्योंकि डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या होता है कि स्टूडेंट्स की जो है वो डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट किया जाता है और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है अ वीकली क्विज़। रोज़मर्रा की बुनियाद पे जो क्विज़ लिया जाता है क्लासरूम में इन अ सेम एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज़ की एग्जाम, कौन से असेसमेंट की एग्जांपल है? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 11 है अ टेस्ट दैट कंपेयर्स अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद अदर स्टूडेंट्स। एक ऐसा टेस्ट जिसमें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बाकी स्टूडेंट के साथ कंपेयर की जाती है, यानी कि मुख्तलिफ स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एक दूसरे के साथ कंपेयर की जाती है, तो उस टेस्ट को कहते हैं नॉर्म रिफरेंस्ड टेस्ट, जिसको एनआरटी भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है इन अ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट द फोकस इज ऑन। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में ये होता है कि मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में मास्टरी, ठीक है। और इसके लिए फिर हम क्राइटेरिया रख लेते हैं कि 40% अगर इसने इस सब्जेक्ट में ले लिए तो इसको हम कहेंगे कि ये पास है, इसे क्राइटेरिया कहते हैं। और मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है एफपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रैंकिंग फॉर अ जॉब आर जनरली। पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ वीडियोस में। एफपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो रैंकिंग करता है जॉब के लिए, उस वो जो टेस्ट लेते हैं वो एफपीएससी वाले, तो वो किस टाइप की टेस्ट लेते हैं? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वो लेते हैं, लेकिन साथ में सबसे पहले जो वो पेपर बनाते हैं, टेस्ट जो बनाते हैं, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट को एक्सपर्ट बनाते हैं, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो माहिरीन होते हैं, वो बनाते हैं। उसके बाद उस टेस्ट को फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के मुताबिक वो करते हैं, फिर आखिर में इसको इवेलुएट करते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट से यही मुराद है कि वो एक क्राइटेरिया रख लेते हैं कि 40 नंबर जिसके आएंगे वो पास होगा इस टेस्ट में। अच्छा, ये फेज़ भी गुजर गया। फिर थर्ड फेज़ इनका होता है कि मेरिट जब वो बनाते हैं तो वो मेरिट किस टेस्ट की बुनियाद पे बनाते हैं? मेरिट वो बनाते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की बुनियाद पे, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बुनियाद पे वो मेरिट बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो तलबा पास हुए फिर उनके दरमियान कंपैरिजन करते हैं, बेस्ट परफॉर्मर को सबसे टॉप पे लेके आते हैं, तो ये होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें या कैंडिडेट्स इसमें कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है अ ड्राइविंग टेस्ट इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ। तो ड्राइविंग एक किस्म का टेस्ट है, ये भी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की एक क्लासिकल, एक बड़ी मशहूर रिवायती एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमिन अ स्टूडेंट्स रिलेटिव पोजीशन इन अ ग्रुप। तो जैसे ग्रुप में मैंने बताया कि दो ग्रुप बच्चों का जो ग्रुप होता है, यानी कि क्लास में या जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, या फिर कैंडिडेट्स किसी जॉब के लिए एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो फिर उनका क्या करते हैं, वो पास होने के बाद फिर वो उनका मेरिट बनाते हैं, ठीक है। जब मेरिट बनाते हैं तो इसका मतलब है कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन टॉप पे आ रहा है, तो इसे कहते हैं एनआरटी, यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, इट इज एक ऐसा टेस्ट जो इसलिए लिया जाता है ताकि जो मकसद है वो हासिल हो, यानी कि
व्हाट इज इंटेंस टू मेजर, कि क्या हमने मेजर करना है। एक ऐसा टेस्ट जो इस नियत से लिया जाता है कि जो कुछ हमने हासिल करना है या जो कुछ हमने इस टेस्ट के ज़रिए हासिल करना है, वो चीज़ अगर हासिल हो रही है तो वो टेस्ट हमारा होगा वैलिड। मिसाल के तौर पे मैंने बच्चों को क्लास में पोएम पढ़ाई, जिसे पोम भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पोएम ही कहते हैं। तो पोम पढ़ाई मैंने बच्चों को, और मैं बच्चों से टेस्ट ले रहा हूँ, टेक्स्ट का ले रहा हूँ, किसी और सब्जेक्ट सॉरी चैप्टर का ले रहा हूँ, तो ये गलत होगा। अब जिस मकसद के लिए मैं टेस्ट बना रहा हूँ वो मकसद भी ये होना चाहिए कि ये बच्चों ने पढ़ा है कि नहीं, तब जाके वो टेस्ट वैलिड होगा। अदरवाइज टेस्ट वैलिड नहीं होगा। जब टेस्ट वैलिड नहीं होगा तो रिलायबल भी नहीं होगा। अच्छा, द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स ओवर अ टाइम इज कॉल्ड, यानी कि एक ही वक्त में टेस्ट के जो है ना वो नंबर एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। अगर टेस्ट वैलिड होगा तो लाजमी से आप बात है बच्चों ने याद किया होगा, तो बच्चों के नंबर जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ तसलसल के साथ एक जैसे आ रहे हैं, तो वो टेस्ट हमारा फिर रिलायबल होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है, अ टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड अनलेस इट इज। टेस्ट उस वक्त तक वैलिड नहीं होगा जब तक वो रिलायबल भी नहीं, अगर रिलायबल नहीं होगा तो वैलिड भी नहीं होगा। तो ये दोनों, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ अ टेस्ट इज फ्री फ्रॉम अ पर्सनल बाइस ऑफ द स्कोरर। एक ऐसा टेस्ट जिसमें अ, जो स्कोरर होता है, जो टेस्ट चेकर होता है, उसकी कोई अपनी ज़ातियात शामिल नहीं होती, यानी कि उनकी ज़ातियात का नंबरात पर कोई असर नहीं पड़ता। एक ऐसा टेस्ट जिसे कोई भी चेक करे, चाहे मैं चेक करूं, जिसने बनाया है वो चेक करे, जिसने नहीं बनाया कोई भी टीचर चेक करे, उसके उनके नंबरों पे मतलब कि कोई असर नहीं पड़ने वाला। मिसाल के तौर पर अब मल्टीपल चॉइस टेस्ट है 50 नंबरों का, मैंने चेक कर लिया तो उसमें आ गए भाई 40 नंबर आ गए। वही टेस्ट किसी और ने चेक कर लिया तो तब भी 40 नंबर आ गए। वही टेस्ट एक ऐसे टीचर ने चेक किया जो वो उस स्टूडेंट को पसंद ज़्यादा नहीं करता, तो तब भी 40 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्कोरर होता है, जो टेस्ट चेकर होता है, उसकी पर्सनल बायसनेस जो है वो उस टेस्ट पे कोई उसका असर नहीं हो रहा है। तो ये बात होती है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि ये इस टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है। किसी दूसरे बंदे के चेक करने से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में होता है, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में नहीं होता, क्योंकि उसमें डिपेंड करता है, चेकर के मूड पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेस्ट रीटेस्ट मेथड इज़ यूज टू डिटरमिन। टेस्ट और रीटेस्ट मेथड जो है ये इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ का तयन करने के लिए, ये रिलायबिलिटी। हमने एक टेस्ट ले लिया कि बच्चों के नंबर ये आ रहे हैं, दोबारा वो टेस्ट ले लिया तो दोबारा भी वही नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट रिलायबल है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है, द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। ब्लू प्रिंट भी इसे कहते हैं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को ब्लू प्रिंट भी कहते हैं। हेल्प्स इन इंश्योरिंग, ये किस चीज़ में मदद करता है, ये कंटेंट वैलिडिटी पर उसको यकीनी बनाने के लिए उसकी हेल्प करता है। कंटेंट वैलिडिटी को यकीनी बना, मतलब ये, अब कंटेंट वैलिडिटी या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है। मिसाल के तौर पे मैंने बच्चों को सिलेबस पढ़ा दिया, इंग्लिश की बुक मैंने पढ़ा दी बच्चों को। अब मैं जब टेस्ट की बारी आती है या एग्जामिनेशन की बारी आती है, जब मैं बच्चों से असेसमेंट ले रहा हूँ, तो मैंने पढ़ाए हैं 5 चैप्टर और मैं असेसमेंट ले रहा हूँ 1 चैप्टर का, तो ये फिर कंटेंट वैलिडिटी नहीं होगी। यहाँ ये तो मैं सिर्फ 1 चैप्टर का ले रहा हूँ, इसमें मैं 5 जो मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं, पाँचों चैप्टर से 20-20% लूँगा अपने हिसाब से, कि 20% इससे आएंगे, 20% इससे आएंगे, 20% इस चैप्टर से आएंगे। तो ये हमारी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इसमें हमारी मदद करती है। ये एक खाका होता है जिसे ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट इज मेजर्ड बाय। इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट इज मेजर्ड बाय, जो अंदरूनी कंसिस्टेंसी तसलसल होता है किसी भी टेस्ट का, उसको मेजर किया जाता है किससे, ये कुडर रिचर्डसन, इसे KR20 या क्रॉनबेक अल्फा भी कहते हैं, एक फार्मूला है, इसके ज़रिए से ये मेजर किया जाता है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ़ अ टेस्ट इज़ टू लॉन्ग, अगर टेस्ट बड़ा ज़्यादा लंबा होता है, द डैश माइट इंक्रीज, तो क्या इंक्रीज होता है? द रिलायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, बट लेकिन यूजिबिलिटी माइट डिक्रीज, उसकी यूजिबिलिटी कम हो सकती है। रिलायबिलिटी तो समझ में आ गया कि कंसिस्टेंसी, कॉन्स्टेंटली जो आता है। अब यूजिबिलिटी क्या है? यूजिबिलिटी ये है कि एक टेस्ट तो मैंने बना दिया, लेकिन उसकी एप्लीकेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत से मसाइल आते हैं, उस पर ख़र्चा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, वो यूजेबल नहीं है, और उस पर टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, टीचर का भी लग रहा है, बच्चों का भी लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रिलायबल तो होगा, लेकिन वो उसमें यूजेबिलिटी नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन उसकी बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 है, आइटम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन। आइटम एनालिसिस परफॉर्म होते किस पर? इंडिविजुअल टेस्ट आइटम पे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द डिफिकल्टी इंडेक्स पी वैल्यू ऑफ एन आइटम रेंजेस फ्रॉम, ये होता है 0 to 1.0, इसको याद कीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ एन आइटम हैज़ अ डिफिकल्टी इंडेक्स ऑफ 0.90, इट मीन्स द आइटम इज वेरी इजी। अगर डिफिकल्टी इंडेक्स मतलब ये है कि ये जो असल में ये होता है कि जो टेस्ट हम देते हैं या जो बच्चे देते हैं, वो अगर इजी होगा तो इसका मतलब ये है, वेरी इजी होगा, कि हमारा डिफिकल्टी इंडेक्स जो होगा, मुश्किलात का इंडेक्स जिसे कहते हैं, तो हमारे लिए वो टेस्ट कितना मुश्किल होगा? 0.90 होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 है, द आइडियल डिफिकल्टी इंडेक्स फॉर क्लासरूम टेस्ट इज, आइडियल डिफिकल्टी इंडेक्स क्या होता है? 0.50 होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 है, डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ एन आइटम टेल्स अस, डिस्क्रिमिनेशन पावर किसी भी आइटम का, वो हमें ये क्या बताता है? हमें बताता है द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो अचीवर्स के दरमियान हमें फ़र्क बताता है कि ये हाई अचीवर है और ये लो अचीवर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ़ द डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स इज ज़ीरो, द आइटम क्या होगा? फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड पुअर स्टूडेंट। इसमें ये फेल हो जाता है ये मालूम करने में कि गुड और पुअर स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो डिस्क्रिमिनेशन मालूम करने में ये चीज़ फेल हो जाती है फिर। अच्छा, तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पॉइंट समथिंग लाजमी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 है, अ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स मींस, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का मतलब क्या होता है? पुअर स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर देन गुड स्टूडेंट्स ऑन द आइटम। अब इसका मतलब ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया अच्छे तलबा के मुकाबले में, गुड स्टूडेंट के मुकाबले में। क्वेश्चन नंबर 31 है, द मोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो मशहूर किस्म है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज जिसे कहते हैं, और अभी जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अच्छा, द स्टेम ऑफ एन एमसीक्यू इज, एमसीक्यू में जब स्टेम की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है तो स्टेम से क्या मुराद है? द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्वेश्चन पार्ट, यानी कि जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैंने ये पढ़ दिया कि द स्टेम ऑफ एन एमसीक्यू इज, ये हमारा क्या है? स्टेम है। और जो 1 2 3 4 जो लिखे हुए हैं ये ऑप्शन है हमारे, ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें सही होगा वो राइट ऑप्शन होगा, और बाकी जो 3 होंगे वो डिस्ट्रैक्टर्स होंगे। द रॉन्ग ऑप्शन इन एन एम सी क्यू आर कॉल्ड, जो रॉन्ग ऑप्शन होता है वो डिस्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं, यानी कि 3 जो होंगे वो डिस्ट्रैक्टर्स होंगे, बाकी एक जो है वो सही होगा। चारों में से एक सही होता है ना, बाकी 3 जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आर यूज टू मेजर, ऐसे टाइप क्वेश्चन किस लिए यूज़ होता है? किस चीज़ को मेजर करने के लिए? हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड सिंथेसिस के लिए। अब मल्टीपल चॉइस में तो हम लगा लेते हैं, टिक लगा लेते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्टर्स हो गए, कुछ राइट हो गए, लेकिन जब हम ऐसे टाइप की बात करते हैं तो इसमें हम क्रिएटिविटी शामिल करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, हम लॉन्ग लिखते हैं इसमें, या इसको लॉन्ग आप क्वेश्चन आंसर भी कह सकते हैं आम जुबान में, डिटेल्ड आंसर, क्वेश्चन आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 है, लिकर्ट स्केल यूजुअली मेजर्स, लिकर्ट स्केल का असल मकसद क्या होता है? किस चीज़ को मेजर करना होता है? ये होता है एटीट्यूड्स, ऑप्शंस को मेजर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ रूब्रिक एज एन, रूब्रिक जो होता है स्कोरिंग गाइड एंड यूज टू एवेलुएट परफॉर्मेंस, ये स्कोरिंग गाइड होता है और बच्चे की परफॉर्मेंस को हम एवेलुएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर
37 है विच टूल इज़ बेस्ट फॉर असेसिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन अ लैब एक्सपेरिमेंट्स। कौन सा टूल जो होता है वो परफॉर्मेंस के लिए बड़ा बेहतरीन होता है लैब एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये चेक लिस्ट और रेटिंग स्केल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है पोर्टफोलियोज आर यूज टू। पोर्टफोलियो यूज होता है किस लिए? शो प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ओवर अ टाइम थ्रू अ कलेक्शन ऑफ अ वर्क। पोर्टफोलियो जो होता है ये असल में बच्चों की जो कारकर्दगी होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, जो उनका काम होता है एक दौरानी में, उसकी कलेक्शन होती है ये, ठीक है। उसको रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है ये किस चीज़ की रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है? स्पेसिफिक इंसिडेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, यानी कि स्टूडेंट्स बिहेवियर का जो एक स्पेशल इंसिडेंट होता है या कोई वाक़या उसके साथ हो जाता है या उनके बिहेवियर में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो बड़ी हाईलाइटेड होती है, तो उसको फिर रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता है। तो उस रिकॉर्ड को फिर कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अच्छा, सोशियोमेट्री इज़ अ टेक्निक यूज टू मेजर्स। ये एक टेक्निक है, इससे क्या मेजर करते हैं? सोशल रिलेशनशिप या स्टेटस विद इन अ ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है द एवरेज ऑफ ऑल स्कोर इन अ डेटा सेट इज द एवरेज ऑफ ऑल स्कोर्स इन अ डेटा सेट इज द मीन। ये मीन होता है। इसको एक दफ़ा लाजमी आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है। मीन जो हम उससे क्या करते हैं कि अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ टोटल नंबर कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिवाइड कर लेते हैं जो हमारे पास जितने भी उसकी डिजिट्स आते हैं। तो इस तरह का इसका ये फार्मूला बड़ा आसान है ये। अच्छा, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द। ये बार बार मतलब दो नंबर जो है वो 2-3 दफ़ा आया है, तो इसका मतलब है कि हमारा मोड जो है वो 2 है, ठीक है। ये डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल होता है, रिसर्च में भी बहुत अहम है ये। द मिडल मोस्ट स्कोर इन एन ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मीडियन होता है ये। अरेंज कर देते हैं हम नंबरों को, ठीक है। और इसमें जो मिडिल जो नंबर होता है हमारा, वही हमारा मीडियन होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 है द डिफरेंस बिटवीन द हाइस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर इज़। वो रेंज ही होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 है स्टैंडर्ड डिविएशन इज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी एंड डिस्पर्शन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? द मीन, मीडियन एंड मोड आर क्या होते हैं? द सेम, इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है इफ मोस्ट स्टूडेंट्स गेट वेरी लो मार्क्स द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्कीव्ड होता है। ये ग्राफ की सूरत में ये बनाया जाता है, ठीक है। और उसकी दुम अगर पॉजिटिवली स्कीव्ड हो, झुकी हुई हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जिन बच्चों ने लो मार्क्स हासिल किए हुए हैं, ठीक है। और अगर उस ग्राफ में दुम जो है वो नेगेटिव की तरफ झुकी हुई हो, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों ने ज़्यादा मार्क हासिल किए हुए हैं। इफ़ मोस्ट स्टूडेंट्स गेट वेरी हाई मार्क्स द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्कीव्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 है अ परसेंटाइल रैंक टेल्स अस। परसेंटाइल रैंक हमें क्या बताता है? द परसेंटेज ऑफ पीपल स्कोरिंग बिलो सर्टेन स्कोर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। जी स्कोर इज अ टाइप ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर। जी स्कोर जो वो स्टैंडर्ड स्कोर की एक टाइप है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से 100 तक MCQs कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।